अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एथिकल एंड लीगल डायमेंशन ऑफ इंजीनियरिंग का आज का हमारा थर्ड लेक्चर है, मॉरल रीजनिंग एंड कोड ऑफ एथिक्स। तो लेक्चर की तरफ जाते हैं। इंट्रोडक्शन एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं। बेसिकली थोड़ा सा बैक की तरफ चले जाते हैं। तो उसमें हमने मॉरल डायलेमास या एथिकल डायलेमास की सिचुएशन को डिस्कस किया था। बेसिकली दीज आर द सिचुएशंस इन विच moral reasons come into conflict, or in which the application of moral values are unclear and it is not immediately obvious what should be done. तो इस सिचुएशन में जहाँ पे जो moral values, मल्टीपल moral values इन conflict में आ जाती हैं और हमें मुश्किल होती है ये डिसाइड करने में कि किस तरह का डिसीजन लें, तो ये जो है आपके पास क्या है, मॉरल या एथिकल डायलेमास हैं। अब ethical dilemmas arise in engineering as elsewhere because moral values are many and varied and prove to be most difficult occasions for moral reasoning. तो ऑब्वियसली जिस तरह बाकी प्रोफेशंस हैं या रियल लाइफ है, तो इंजीनियरिंग में भी आपके पास इंजीनियरिंग प्रोफेशन में आपको मॉरल जो है या एथिकल डायलेमास का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसमें तो ऑलरेडी इंजीनियरिंग के जो इश्यूज होते हैं वो काफ़ी टेक्निकल होते हैं, और उसमें जब के पास मॉरल वैल्यूज और डायलेमास की बात आ जाती है तो ये चीज़ बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और इसको हम किस तरह जो है, बेसिकली मॉरल डायलेमा को आप किस तरह जो है हल करते हैं, बाय मॉरल रीजनिंग। ठीक है, अब मॉरल रीजनिंग क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। वो क्या कहते हैं, इखलाकी तगोदो एक किस्म से इसको हम कह सकते हैं। अच्छा, तो ये हमने आगे डिस्कस करना है। We shall begin by illustrating how choices involving moral values enter into routine decision during technological development, punctuated by periodic moral dilemmas. तो हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ आपके पास कुछ मॉरल इश्यूज आते रहते हैं, तो उसको हमने डिस्कस करना है। उसके बाद we will discuss some aspects or steps जो है which are needed in resolving ethical dilemmas, drawing on the resources of applicable codes of ethics. तो हम कोड ऑफ एथिक्स को यूज करके एथिकल डायलेमास को थोड़ा बहुत जो है उसको उसके जवाब दे हो सकते हैं, उसको बेसिकली हल कर सकते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा देखना है। सॉरी। उसके बाद लेटर वी विल डिस्कस एडिशनल रोल्स ऑफ प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, इसका रोल क्या है प्रोफेशनली, इसकी क्या जो है कॉन्सिक्वेंसेस हैं, फवायद हैं, नुकसान हैं। And we will also comment on some possible limitations in relying solely on code of ethics for moral guidance. तो कुछ लिमिटेशन भी हैं, कमियां भी हैं कोड ऑफ एथिक्स की। ऑब्वियसली हर चीज जो है लिमिटेशन होती है, तो हम किस तरह काउंटर करेंगे ये भी हमने इंशाल्लाह डिस्कस करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। आपके पास हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत पीते हैं। इस तरह आपके पास जो टिन आपके पास फूड वगैरह होते हैं, आइटम्स वगैरह होते हैं, वो टिन कैन में मिलते हैं। अब इस तरह है कि आपके पास 1958 में जो जो हमारे पास अभी जो कैन्स मौजूद हैं, बेसिकली दे आर मेड ऑफ एल्युमिनियम। उससे पहले टिन कैन्स और दूसरे मटेरियल से कैन्स बनते थे जो कि काफ़ी महंगे पड़ते थे। ठीक है, तो 1958 में किसी बंदे ने, नाम आपके पास बुक में लिखा होगा, उसने जी भाई कैन बनाया। अब कैन हम जब टिपिकली देखते हैं तो हमारे पास जो कैन मौजूद हैं इसमें बेसिकली कोल्ड ड्रिंक वाले कैंस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाले कैंस जो है इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ये भाई इस किस तरह बनते हैं भाई, ये एक सिंपल शीट ले लेते हैं और एक एल्युमिनियम की, और उसको उसमें ड्राइंग प्रोसेस करते हैं, और बेसिकली इसका बॉटम और उसके जो साइड्स हैं, ठीक है, इसके बेसिकली क्या है, एक तो सिलेंडर शेप है, तो एक अपर इसका सरफेस है, एक लोअर बॉटम सरफेस है, और एक साइड्स हैं। तो बेसिकली वो एक ही शीट से इसके साइड्स और बॉटम सरफेस बन जाते हैं, एक ही वर्क पीस से बने होते हैं। और टॉप को जब ये फिल करने के बाद मशीन इसके ऊपर फिलर
कल कर ले तो ये इसके ऊपर प्लेस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 वर्क पीसेस से कैन जो है एल्युमिनियम कैन बना होता है, इस वजह से प्रेशर प्रूफ होता है, तो प्रेशर बर्दाश्त करने की इसमें कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो 1958 में ये बना था इसका डिज़ाइन, उसमें और इम्प्रूवमेंट होती रही, उसको ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली इस तरह था कि जब कैन बनाए तो इसकी यूज बहुत बिलियंस में एवरी ईयर हमारे पास 100 बिलियन से ज़्यादा कैन्स जो है वो मैन्युफैक्चर होते हैं और यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब शुरू में बना था तो सिंपल सा था, फिर उसमें कुछ डिज़ाइन इंप्रूवमेंट इन लोगों ने इंट्रोड्यूस की। जिस तरह हम कैन्स को देखते हैं नीचे की तरफ से बॉटम से, तो उसमें एक बॉटम डिश शेप होता है, ठीक है, ताकि उसका जो है आप उसको किसी भी सरफेस पर रखें तो ग्रिप ज़्यादा हो। इसी तरह इसमें थर्मल कुछ इश्यूज आए, थर्मल एक्सपेंशन के हवाले से बर्स्ट हो रहे थे, तो इसमें ये भी आपके पास, क्योंकि एल्युमिनियम का आपको पता है थर्मल एक्सपेंशन थोड़ा ज़्यादा है, असंदाज उस पर ज़्यादा होती है और शीट भी थिन होती है, तो उस वजह से क्या किया इसमें थर्मल एक्सपेंशन की फीचर्स भी अकोमोडेट किए गए, डिज़ाइन इंप्रूवमेंट में और भी फीचर्स होते रहे। इसमें जो मेन चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके ऊपर कैन को ओपन करने के लिए हमारे पास तो अभी टैब्स है ना, ओपनिंग टैब होता है। जब शुरू में इंट्रोड्यूस हुए तो उस टाइम में इसमें आपके पास जिस तरह पेप्सी के रेगुलर बॉटल्स होती हैं शीशे की, तो उसमें आपको उसका कैप हटाने के लिए एक कैन ओपनर, जो कैप ओपनर है वो यूज करना पड़ता है। तो इसी तरह कैन भी जब नए नए आए थे तो उसमें सेपरेट कैन ओपनर्स को आपकी उसकी जरूरत पड़ती थी। अब उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, डिटेचेबल लीवर टाइप कैन ओपनर्स या पुल टैब जिसको अब हम अभी कहते हैं, हम क्या करते हैं, हम आप जो है कोक की बोतल या जो स्प्राइट है उसमें आपके पास क्या होता है, आप उसको उसमें वो पेन सी होती है, जिस तरह आपके पास उसको आप पुल करते हैं, तो पुल करने के बाद वो उससे डिटेच हो जाती है, उसमें जो है होल आ जाते हैं और आप उससे कोल्ड ड्रिंक जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये डिटेचेबल टाइप है, ठीक है, डिटेचेबल। अब इस तरह है कि इस डिटेचेबल टाइप ऑफ पुल टैब की वजह से एक एथिकल डायलेमा इंट्रोड्यूस हुआ था। ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये डिटेचेबल लीवर टाइप जो अभी भी यूज हो रहा है, पेप्सी वाले और जो थोड़े लो क्वालिटी या लो वो वाले हैं कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो थोड़े सस्ते होते हैं, तो उसमें डिटेचेबल लीवर टाइप कैन ओपनर्स लगे होते हैं। अब क्या है, this led to an unanticipated crisis, creating an ethical dilemma, leading to the implication of billions of discarded pull tabs, causing pollution, food injuries, harm to fish and infants who ingested them. अब इस तरह है भाई कि मैंने जिस तरह का 100 बिलियन कैन्स आर यूज्ड पर ईयर, ठीक है, काफी बड़ी तादाद है। अब इसमें ये जो पुल टैब्स है, ये बेसिकली एल्युमिनियम की, आपको पता है कि काफी ये क्या होते हैं, शार्प होते हैं, आप हटा भी ले तो आप जल्दी जल्दी उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं ताकि घर में कोई बच्चा उसको उठा ना ले, उठा के अपने आप को जख्मी ना कर ले। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से इस कैन को इंट्रोड्यूस करने के लोगों को पसंद आया था, कन्वीनियंस ज़्यादा है कैन की, इसके अंदर जो कोल्ड ड्रिंक होता है तो उसकी टेस्ट भी बेटर होती है एज कम्पेयर टू ग्लास वंस, और ग्लास वंस की तो फिर भी अच्छी होती है लेकिन वो तो हमारे लोकली असेंबल्ड होती हैं, लोकली फिल्ड अप होती हैं, तो उसकी जो है टेस्ट थोड़ा सा उस वजह से हमें प्लीजिंग नहीं लगती। लेकिन प्लास्टिक के कंपेरिजन में हम वो कर लें तो आपके पास जो कैन होता है तो उसमें कोल्ड ड्रिंक थोड़ा फ्रेश होता है। अब बिलियंस ऑफ पुल टैब्स आ रहे थे तो उसका नुकसान क्या हुआ है लोगों को, पोल्यूशन ऑब्वियसली, डिस्कार्ड कुछ जो है कि अच्छे तरीके से डिस्कार्ड हुआ है, ठीक है, आपने जो है रद्दी में डाला है, रद्दी में वाले ने उसको सॉर्टिंग की है और वो पहुंच गए कबाड़ी के पास, ठीक है, पहुंच गए, लेकिन लेट्स से 50% नहीं पहुंचे, 50% इधर उधर हो गए, कुछ गए हैं जी जमीन में दफन हो गए, कुछ गए हैं जी नालों में बह गए। तो वो क्या हो गया, जमीन में दफन हुए तो फुट इंजरीज की जो है इश्यूज आ गए, कभी कभी पाँव के जख्मी होने के चांसेस ज्यादा हो गए ऑब्वियसली। पानी में बह गए तो हार्म टू फिश, आपके पास क्या है, मछलियां वगैरह ने देखा है वही उन्होंने इंजेस्ट कर लिए
स्पार्कलिंग चीज होती है पानी के अंदर, तो वो उसके ऊपर हमला करती हैं, ठीक है, इंजेस्ट कर लेती हैं और जख्मी हो जाती हैं। इसी तरह आपके पास बच्चे ऑब्वियसली दे घरों में या इधर उधर पड़े हो पुल टैप्स, तो उनके भी जख्मी होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये क्या है, एक एथिकल डायलेमा जनरेट हुआ था टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से। छोटी सी मतलब एक सिंपल कैन है, हम हर रोज ऑब्वियसली मोस्टली अफ्तारी के बाद भी बल्कि क्या कहते हैं तरावी के बाद हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ताकि थोड़ा से जिगर ठंडे हो जाए। तो क्या करते हैं हम मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी एक छोटी इतनी बहुत बड़ी कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि पोल्यूशन भी काज कर रहा है, फूड इंजरीज भी ज्यादा हो गई हैं, और 100 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है। और रिसर्च कहती है कि जो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि भी 6 आउट ऑफ 10 कैंस जो हैं वो रिसाइकल होते हैं, और जो 4 कैंस हैं वो रिसाइकल नहीं होती, ठीक है, वो इधर उधर। तो ये तो हम कैंस की बात करें, कैंस ऑब्वियसली इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि भाई कबाड़ियों को वो थोड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है, उनके वेट ज्यादा होते हैं। पुलिंग टैप्स को कौन देखता है? तो ये चीज बड़ी क्या कहती है आई कैचिंग चीज है भाई, बहुत आई कैचिंग एथिकल डायलेमा है। अच्छा, अब द डायलेमा वाज व्हाट टू डू टू बैलेंस द यूजफुलनेस टू कंज्यूमर विद प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो भाई ये डायलेमा था कि भाई आपके जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी, उनकी भी जो यूज है वो भी मुतासर ना हो और मसला भी हल हो जाए। तो a technological innovation solved the dilemma in the manner that integrated all the relevant values. In 1976, Daniel F. Kudzik invented a simple stay-a-church opener of the sort familiar today. तो भाई इस बंदे ने क्या किया है, एक ऐसा लीवर टाइप कैन ओपनर बनाया था जो कि उसके साथ अटैच ही रह जाता है। इसकी मिसाल आप अगर ले लें तो थोड़े से अच्छे कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो देखिए जिस तरह रानी है या मुख्तलिफ आपके पास जो रेड बुल वगैरह हैं, ठीक है, तो उसके कैंस में जो है आप उसको ओपन करते हैं तो उसका जो टैप है ओपनिंग टैप, तो ये उसमें जो है क्या रह जाता है, उसमें रह ही जाता है, ठीक है, उसमें उससे वो रिमूव नहीं होता। तो ये आपके पास क्या है, इन लोगों ने हल तलाश किया था। थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आता है, ठीक है, उस चीज़ पे, तो ऑब्वियसली अब पेप्सी वाले कोक वाले वो खर्चों की इतनी परवाह नहीं करते, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इतना कोई खास रूल नहीं है इस पुलिंग टैप के मुतालिक, हेल्थ एंड सेफ्टी के मुतालिक। तो भाई यहाँ पे वो पुराना फरसूदा 1958 वाली डिज़ाइन यूज हो रहा है। लेकिन जो एडवांस कंट्रीज में तो वहाँ पे ऑब्वियसली दे आर यूजिंग द वन विच इज नॉट डिटेचेबल। अच्छा, once again minor design improvement came as problems were identified। इसमें इसमें भी प्रॉब्लम्स आती रही, मसले तो ये डिजाइन फुल टाइम कंटिन्यूसली इसमें डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। इंडीड द सर्च फॉर इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूज टुडे बिकॉज पीपल विद आर्थराइटिक fingers or long or breakable fingernails have difficulty using the current opener। तो जिनका arthritis वगैरह है या फीमेल्स वगैरह जिनके फिंगर लार्ज होते हैं या लॉन्ग लंबी उंगलियों वाले जो लोग हैं, तो उनको अभी भी थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होती है कैन ओपनर को ओपन करने में, ठीक है। तो ये डिजाइन अभी भी इसको जो है ये लोग इम्प्रूव करते जा रहे हैं। All the while, of course, the broader problem of pollution from cans themselves prompted recycling programs that are now recycle more than 6 out of 10 cans, ठीक है। तो भाई एक चीज पोल्यूशन वाली थी, एक तो जो हैजर्ड टू फूड इंजरीज वगैरह होगी, हेल्थ इशू जो आ रहे थे, इन्फेंट्स इंजेस्ट करते थे, फिशेज वगैरह इंजेस्ट करते थे, तो वो तो उसको हल करने के लिए भाई इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ये नॉन डिटेचेबल कैन ओपनिंग टैब्स इंट्रोड्यूस किए। और पोल्यूशन का हवाले से तो इसमें ऑब्वियसली 6 आउट ऑफ 10 अभी कैंस जो हैं वो रिसाइकल हो रहे हैं। तो ये था एक केस स्टडी किस चीज के हवाले से, डिजाइन ऑफ एल्युमिनियम कैंस के हवाले से। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं है तो आगे की तरफ रिज्यूम करते हैं। सर क्लियर है। अभी एक केस स्टडी है, केमिकल इंजीनियर थी या है जो भी है, तो वो काम कर रही है कहाँ पे, केमिकल इंजीनियर वर्किंग इन द एनवायरमेंटल डिवीजन ऑफ अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग फर्म learns that her company might be discharging unlawful amount of lead
and arsenic into the city sewer. The city processes the sludge into a fertilizer used by local farmers. To ensure the safety of both the discharge and the fertilizer, the city imposes restrictive laws on the discharge of lead and arsenic. Preliminary investigation convinced the engineer that the company should implement stronger pollution controls, but her supervisor told her that the cost of doing so is prohibitive and that technically the company is in compliance with the law. She is also scheduled to appear before town officials to testify in the matter. What should she do? भाई केमिकल इंजीनियर है, एक कंप्यूटर की कंपनी में काम कर रही है, ठीक है, जो कि और इसका जो कंसर्न है वो एनवायरमेंटल डिवीजन है, ठीक है। अब इस तरह है कि कंपनी जो है उसकी जो एग्जॉस्ट वाटर है या जो वेस्ट वाटर है तो उसमें लेड और आर्सेनिक ऑब्वियसली दो एलिमेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, बेसिकली पोल्यूटेंट्स हैं, काफ़ी खतरनाक, जो कि इसकी एग्जॉस्ट या वेस्ट वाटर में इस कंपनी के मौजूद है। अब इस तरह है कि जो जो वेस्ट वाटर है या उसको जब ये जाता है तो कंपनी जो सिटी है उसकी जो अथॉरिटी वो इसमें से स्लज को जो सॉलिड पोर्शन है उसको कलेक्ट करके उसको एज अ क्या चीज़ फर्टिलाइजर यूज़ करती है लोकल फार्मर्स में। ऑब्वियसली जब इसमें लेड होगा, आर्सेनिक होगा इस फर्टिलाइजर में, तो ये जी इट विल बी यूज्ड बेसिकली फॉर कल्टीवेटिंग द क्रॉप्स, ज़मीनों की जो है कल्टीवेशन में यूज़ होगा। तो आपके पास जो फूड प्रोड्यूस होगा, लेट से जो भी फूड है, तो उसमें लेड या आर्सेनिक के इफेक्ट्स हो सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स। साथ साथ में ये पानी जाता है जी आपके पास तो कुछ सीप होके या जहाँ जैसे भी सी वाटर तक पहुँच गया, सी वाटर तक पहुँचता है, ऑब्वियसली जो आपके पास मेरीन लाइफ है या फ्रेश वाटर है किसी रिवर वगैरह में शामिल हो रहा है, तो आपके पास जो फिशेस वगैरह हैं तो उनकी लाइफ भी इंडेंजर हो सकती है। या अगर आपके पास जो फिशेस हैं उनमें जब ब्लड कंटेंट या आर्सेनिक कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली ह्यूमन इसको इंजेस्ट करेंगे, तो इधर भी इशू आ रहा है, हेल्थ इशू आ रहा है। अब इस तरह है कि सिटी ने कुछ पॉलिसी बनाई हुई है कि भाई इतना इतना फला फला आपके पास लेड और आर्सेनिक से ज़्यादा आप लोगों ने रिलीज नहीं करना, लेकिन थोड़े से वेग्यू, थोड़े से क्या कहते हैं, क्लियर कट थ्रेशोल्ड नहीं है। अब कंपनी भी इस केमिकल इंजीनियर को पता है कि कंपनी लेड और आर्सेनिक प्रोड्यूस कर रही है या वेस्ट में जा रहा है, लेकिन कितना जा रहा है उसको खास अंदाजा नहीं है। आया जो लिमिट है, लेट से लिमिट है जी आपके पास, मैं कहता हूँ जी पर आपके पास लीटर आपके पास लेड और आर्सेनिक यूनिट ले लें, लेट से 5 यूनिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंपनी जो रिलीज कर रही है शायद वो रिलीज कर रही हो उसमें, लेकिन 1% हो 2% हो जिसकी कॉन्सिक्वेंसेज ना हो, लेकिन फिर भी है, तो ये इशू है, ठीक है। उसको जो इंजीनियर है उसको ये अंदाजा नहीं कि भाई कितना रिलीज हो रहा है नहीं हो रहा, और उधर से वो जब अपने सुपरवाइजर्स जो कि इंचार्ज है इस फैसिलिटी का उससे डिस्कस करती है या जो सिर्फ उसका इंचार्ज है, ठीक है, वो कहते हैं भाई ये इतना खास मोड है नहीं, लाफुल हम जो काम कर रहे हैं वो अंडर लॉ आता है। और आपके पास दूसरी चीज ये है कि अगर हम इसको रिमूव करना चाहेंगे भी तो इस पे इतना खर्चा आएगा कि वो काफी ज्यादा है, प्रोहिबिटिव है, ठीक है, नुकसानदेह है, एक किस्म से क्या कहते हैं मनाशुदा है। तो अब इस केमिकल इंजीनियर को अगले हफ्ते जाना है भाई जी कहाँ पे, टाउन ऑफिशियल में जो है उनके सामने जो है हाजिरी देनी है, और ठीक है टेस्टिफाई करना है कि जी जो मसला है वो ठीक है कि नहीं है। तो अब वो क्या करेगी ये थोड़ा सा हम आगे देखते हैं स्टेप्स इन, ये बेसिकली उसके लिए एथिकल डायलेमा है, क्योंकि अब वो क्या करे, विसल ब्लो करे कि जी फैक्ट्री में ये इशू है, वो बताए टाउन ऑफिशियल को, ना बताए, अगर वो बताती है इधर उसकी नौकरी खतरे में पड़ती है, अगर नहीं बताती तो उसका जो एथिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वो खतरे में पड़ता है। तो इसको हम किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं।
Reasonable solution to ethical dilemmas possess certain steps. By steps, we do not mean single file movements, but instead activities that are carried out jointly and in repeating pattern. तो भाई कुछ स्टेप्स हैं जिसको यूज करके हम मॉरल एंड एथिकल रीजनिंग कर सकते हैं और एक मॉरल डायलेमा को हल कर सकते हैं। अब ये स्टेप्स इस तरह नहीं है जिस तरह आपके पास सीढ़ियां हैं, एक पहले सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, चौथी, पांचवी, नहीं, ये मिक्स्ड अप है। कभी आप एक जगह पे जाएंगे, फिर दूसरी पे जाएंगे, फिर वापस आएंगे। तो ये चीजें जो है क्या है, इस तरह है कि कोई अल्टर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर इसका नहीं है, रैंडम जो है आप इसको जो है असेस करते हैं। सबसे पहला है जी मॉरल क्लैरिटी। ठीक है, आइडेंटिफाई द रिलेवेंट मॉरल वैल्यूज। अब ये क्या चीज है, ये सारा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, फिर है इन्फॉर्म्ड अबाउट द फैक्ट्स, इन्फॉर्म्ड अबाउट द ऑप्शंस, वेल रीजन। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट जिसको हम लेते हैं टू सॉल्व अ मॉरल डायलेमा। ठीक है, अब इन स्टेप्स को, अब जो हमने मॉरल क्लैरिटी क्या होती है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या होती है, या वेल रीजन क्या होता है, तो ये हम अभी वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। मॉरल क्लैरिटी, आइडेंटिफाई द रेलेवेंट मॉरल वैल्यूज। अब क्या है, बेसिकली इट्स द पार्ट ऑफ द डेफिनेशन है कि मॉरल क्लैरिटी क्या है। आइडेंटिफाई द रेलेवेंट मॉरल वैल्यूज। अब आपके पास कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी आपके पास, आप देखते हैं कि वहां पे एथिकल डायलेमा है, तो आप उस सिचुएशन में देखते हैं कि भाई किस किस इखलाकी क्या कहते हैं, दर्जों की क्या कहते हैं खिलाफ वर्जी हो रही है, वहां पे किस किस इखलाकी अमूर में इधर उधर ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, मॉरल क्लैरिटी। यू हैव टू आइडेंटिफाई द रेलेवेंट मॉरल वैल्यूज। द मोस्ट बेसिक स्टेप इन कन्फ्रंटिंग एथिकल डायलेमा इज टू बिकम अवेयर ऑफ देम। मतलब आप देखते हैं कि भाई लेट्स से एक दुकानदार है, वो मिलावट कर रहा है, तो आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये किस किस चीज में मिलावट हो रही है। ठीक है, रिलेवेंट मॉरल वैल्यूज को, और किस तरह की मिलावट हो रही है। अब दूध है तो दूध में वो पानी डाल रहे हैं कि नहीं केमिकल डाल रहा है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, एक जो पानी वाला है ऑब्वियसली अब गंदा पानी डालेगा तो वो भी खतरनाक है, एक किस्म का वो क्या कहते हैं केमिकल ही हो गया। लेकिन ठीक है, साफ पानी डाल रहा है तो उसका वो दूध अगर बच्चा पिएगा तो फायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है, बस 50-50 हो गया। लेकिन अगर उसने गंदा पानी या केमिकल डाले तो ऑब्वियसली उसका नुकसान है, वो एक किस्म का कत्ल कर रहा है, खामोश कत्ल कर रहा है, तो भाई उसके बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस है। इसी तरह आप देखेंगे कि मॉरल वैल्यूज जो है वो किस तरह का, वो किस तरह और वो किस तरीके से जो है उसको अब्यूज कर रहे हैं। This means identifying the moral values and reasons applicable in the situation and bearing them in mind as further investigations are made. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे मॉरल वैल्यूज को और उसके जो वजूहात हैं। ठीक है, और हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं इस सिचुएशन में। ठीक है, और हम इसको अपने जहन में रखेंगे। दीज वैल्यूज आगे हम जो मॉरल आपके पास जहाँ जहाँ जिस किस्म की जो है एथिकली या मॉरली वो अब्यूज कर रहे हैं, वो सब रीजंस को, सब तरीकों को हम जहन में रखेंगे और फिर आगे की तरफ जाएंगे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या और जो चीजें हैं। These values and reasons might be obligations, ठीक है, rights, goods and ideals which might be desirable but not mandatory or other moral consideration। ठीक है, तो अब या शायद ये अपनी जिम्मेदारियों की या जो उनके ऊपर हकूक हैं, ठीक है, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। गुड्स एंड आइडियल्स, तो ये बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, आइडियल्स मतलब स्टैंडर्ड जो उसके सामने रखे गए हैं उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ठीक है, और कोई भी मॉरल कंसिडरेशन हो सकता है। तो ये सबसे पहली चीज है मॉरल क्लैरिटी। दूसरी चीज है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। बी क्लियर अबाउट द की कॉन्सेप्ट्स। Professionalism require being a faithful agent of one's employer. But does that mean doing what one's supervisor directs or doing what is good for the corporation in the long run?
These might be different things. In particular, when one supervisor is adopting a short-term view that could harm the long-term interest of the corporation. अब जो सेकंड स्टेप है, जरूरी नहीं कि आपको आप जिस आपकी सिचुएशन है उसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की इतनी खास जरूरत पड़े, डिपेंड करता है। अब एक दुकानदार के हवाले से तो बस मॉरल क्लैरिटी में ही बात खत्म होगी। मॉरल क्लैरिटी के बाद हम डायरेक्ट जंप मारेंगे इन्फॉर्म्ड अबाउट द फैक्ट की तरफ। लेकिन अगर आप किसी इंडस्ट्री में आप जॉब कर रहे हैं और आप क्या हैं, आप कुछ सुपरवाइजर, आपके कुछ इंचार्ज वगैरह मौजूद हैं, उसके हवाले से हम पर वो डिस्कस करते हैं, तो वहां पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात आती है। अब आप जहां पे भी जॉब कर रहे हैं तो यू शुड बी, क्या कहते हैं, डेडिकेटेड टू योर एम्प्लॉयर। अब जिस लेट से फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप एम्प्लॉय के इंटरेस्ट का ख्याल रखें। अब ये जो केमिकल इंजीनियर हैं तो आपके पास इनको जी सुपरवाइजर कहते हैं कि जी इसका कोई नुकसान नहीं है और क्या हो सकता है, कोई भी इसका खदशा नहीं है, और शी शुड गिव ग्रीन सिग्नल टू अथॉरिटीज। तो अब वो देखिए कि भाई सुपरवाइजर ठीक कह रहा है, गलत कर रहा है, कह रहा है। लेट्स से सुपरवाइजर लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहा है, शॉर्ट टर्म पे ऑब्वियसली कंपनी को नुकसान है। अगर वो विसल ब्लो करती है, उस कंपनी को इन्फॉर्म करती है सिटी ऑफिशियल को कि भाई ये इस तरह है, या वो कंपनी वाले के ऑफिशियल को कहती है कि भाई ये मसला है, आप इसको हल करें, खर्चा आता है जो ठीक है, लेकिन आप शॉर्ट टर्म का ना सोचें, लॉन्ग टर्म पे कंसंट्रेट करें। तो भाई ये बेसिकली इवन दो लेड और आर्सेनिक बहुत कम अमाउंट में जो है रिलीज हो रहा है, लेकिन रिलीज हो रहा है, ठीक है, फैक्ट ये है, ऑब्वियसली फैक्ट की तरफ आगे जा रहेंगे, रिलीज हो रहा है। तो इन द लॉन्ग रन अगर ये कंपनी है उसकी रेपुटेशन पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, पड़ सकता है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के अंदर आता है, ठीक है। फैक्ट्स को हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए प्रायोरिटी क्या है, की कॉन्सेप्ट क्या है। भाई एम्प्लॉय है, केमिकल इंजीनियर है, शुड शी इन्फॉर्म द सिटी ऑफिशियल्स, should she go to the higher ups and inform them that this is not good and they should work on the an alternative, or they should improve the pollution constraints and follow those। तो अब क्या है, ये आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के अंदर आता है। फिर उसके बाद हम मूव करते हैं जी इन्फॉर्म्ड अबाउट द फैक्ट्स, ऑब्टेन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। This means gathering information that is pertinent in the light of applicable moral values, ठीक है, as identified in step 1। Sometimes the primary difficulty in resolving moral dilemmas is uncertainty about the facts rather than conflicting values। अब आपके पास क्या कहते हैं, शवाहिद होने चाहिए, सबूत और शवाहिद, जिसकी बेस पे हर फैसला होता है। केमिकल इंजीनियर भाई कह रही है कि भाई इसको उसने देखा है कि लेड एंड आर्सेनिक पे पाबंदी है एक, ठीक है, और उसकी कंपनी जो है लेड और आर्सेनिक रिलीज कर रही है। तो भाई कितने अमाउंट ऑफ लेड एंड आर्सेनिक पे पाबंदी है, सिटी जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कुछ थ्रेशोल्ड तो रखा होगा ना। अच्छा, दूसरा इसकी जो कंपनी है वो कितना रिलीज कर रही है, इसका भी कुछ थ्रेशोल्ड तो होगा। तो भाई फैक्ट ये है कि शी शुड नो कि सिटी ऑफिशियल जो है, जिन्होंने सिटी जो रेगुलेशंस हैं उसमें क्या लिमिट है, और उसकी जो कंपनी है वो किस रेंज में जो है लेड एंड आर्सेनिक रिलीज कर रही है। तो ये उसके लिए एक फैक्ट है, ठीक है, उसको पता होना चाहिए। आप कहते हैं जी मिलावट हो रही है, कितनी मिलावट हो रही है, आपके पास जो है थोड़ा बहुत देखें, मिल्क की लेट्स से डेंसिटी वो लोग चेक करते हैं, तो ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है ना सिर्फ कि आप पानी की एडिशन कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ इस पर भी डिपेंड कर रहा है कि कैटल को आप किस किस्म का फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, किस किस्म का फूड ले रहा है, हेल्दी फूड ले रहे हैं या बस इधर उधर से ही हाँक रहा है। अच्छा, उसको कुछ मेडिकल सप्लीमेंट्स तो नहीं मिल रहे हैं, जिस तरह वो इंजेक्शन वगैरह होते हैं। आया जो भैंस है जो कि दूध दे रही है तो उसको कुछ उसमें उधर छिड़खानी हो रही है कि नहीं,
प्रोडक्ट बनने के बाद उसमें मिक्सिंग शिक्सिंग हो रही है, तो ये और कितनी हो रही है। आपके पास पानी है तो आप उसकी डेंसिटी चेक करें, उसका जो भी पैमाना है उसके बेस पे वो चेक करें उस दूध को कि कितना इसमें मिक्सिंग हो रही है। उसके बाद हम जो है इस डायलेमा को हल करने की तरफ जाएंगे। तो आपके पास कोई भी आप एथिकल डायलेमा आप फेस कर दे तो उसमें फैक्ट्स को पहले जाने कि भाई शवाहिद क्या हैं, मेन जो फिगर्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जाएं जी स्टेप वन की तरफ, उसमें आप मॉरल क्लैरिटी देखें और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखें। तो इन्फॉर्म अबाउट द फैक्ट्स जो है वो काफी जो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस चीज का, मॉरल डायलेमा को हल करने का। बात है इन्फॉर्म्ड अबाउट द ऑप्शंस, कंसिडर ऑल द रियलिस्टिक ऑप्शंस, ठीक है जी। Initially, ethical dilemmas seem to force us into a two-way choice: do this or do that. Either bow to the supervisor's order or blow the whistle to the town authorities. A closer look often reveals additional options. ठीक है, आपके पास क्या है? मोस्टली हम देखते हैं कि एथिकल डायलेमास हम डायरेक्टली हमारे सामने आते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक ऑप्शन हाँ, दूसरा ऑप्शन नहीं। आपके पास लेट्स से आपके पास एक बच्चा आता है आपसे खैरात मांगता है, ठीक है। तो आपके पास बीइंग एथिकल एंड मॉरल पर्सन विद मॉरल कॉन्शियस, आप क्या कहते हैं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। मोस्टली हम सोचते हैं उसको मैं पैसे दूं, उसको पैसे ना दूं। बच्चा है भाई, इसको पैसे दूंगा ये आदि हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पैसे नहीं दूंगा तो भाई बच्चा है, शायद इसको भूख लगी हो, ठीक है। भूख लगी होगी तो ऑब्वियसली ये तो बड़ा जुल्म है। तो आपके पास आप या यस और नो नहीं, आपके पास तीसरा ऑप्शन भी मौजूद है, आप जाएं उसके लिए समोसा खरीद के उसको दें। ऑब्वियसली ऐसी चीज खरीद के दें जो जिसको वो एक खाए। अब ये नहीं है कि उसको आप शलजम या कोई ऐसी चीज खाने की दे दें जो बच्चे खाते नहीं, आप ऐसी चीज उसको दें, समोसा जिसका जिस तरह मैंने एग्जाम्पल दिए, जो कि बच्चे पसंद करते हैं। तो फायदा ये आपके पास थर्ड ऑप्शन आ गया। तो आपने जो केमिकल इंजीनियर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, उसके पास क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन है जी वो जाएं सुपरवाइजर्स को ऑर्डर्स फॉलो करें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है जो उसको नजर आ रहा है कि वो जाए, जब वो टेस्टिमनी लेने जाएगी, ठीक है, गवाही लेने जाएगी, तो वो कहे कि भाई ये कंपनी गलत काम कर रही है। लेकिन तीसरा ऑप्शन भी है, वो इतना सोच रही है तो शी शुड गो एंड वर्क ऑन फाइंडिंग अ सोल्यूशन, रिप्लेसमेंट की लेड और आर्सेनिक जो आपके पास रिलीज हो रहा है उसको हम किस तरह कम कर सकते हैं, इसको हम किस तरह खत्म कर सकते हैं। तो इसके बाद थर्ड ऑप्शन आ गया। तो आपने जो भी सिचुएशन आएगी, एथिकल डायलेमा आपके पास सामने आता है, तो आप उसको सब कुछ उनके फैक्ट्स जानने के बाद, ठीक है, और जो बाकी हमने जो है स्टेप्स कर जिक्र किए हैं, मॉरल क्लैरिटी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अचीव करने के बाद आप क्या करेंगे? आप ऑप्शंस को भी चेक करेंगे कि मेरे पास, आपने इस एथिकल डायलेमा को इतना समझ लिया है कि अब आप ऑप्शंस जान सकते हैं कि भाई मेरे पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद है इस एथिकल डायलेमा को हल करने के लिए। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है यहां तक? नो सर। अच्छा, फिर है वेल रीजन्ड, मेक अ रीजनेबल डिसीजन। ऑब्वियसली रीजनेबल डिसीजन क्या होता है? हर हमने क्या कहते हैं, रीजन, रीजन 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 उर्दू में क्या कहते हैं? वजह। तो वजह तो यहाँ पे फिट नहीं आ सकता, लेकिन आपने ऐसा डिसीजन लेना है कि बस वो बिल्कुल लॉजिकली ठीक डिसीजन हो, ठीक है। उसको आपने वो डिसीजन लिए इस तरह नहीं कि आके बंद करके डिसीजन लिए, कुछ फैक्चुअल, आपने जो फैक्ट्स, अपने जो ऑप्शंस हैं, आपने जो मॉरल क्लैरिटी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उसके बाद आपने जो डिसीजन लेना है, ठीक है। Arrive at a carefully reasoned judgment by weighing all the relevant moral reasons and facts, ठीक है। This is not a mechanical process that a computer or algorithm might do for us. Instead, it is a deliberation aimed at integrating all the relevant reasons, facts and values in a morally reasonable manner. तो भाई क्या करना है आप लोगों ने? जो फैक्ट्स हैं, जो रेलिवेंट आपके पास मॉरल रीजंस आ गए हैं, जो कॉन्सेप्चुअल वैल्यूज आ गई हैं, और जो
आपके पास बाकी जो भी आपके पास एक कॉन्सेप्चुअल एक मॉरल रीजंस आ गए, तो आपने इन सब को कंसिडर कर लिए और इन रीजनेबल मैनर, ऐसा मैनर लेट से आप जो डिसीजन लिया है तो उसका कुछ उसकी कुछ वजह भी होनी चाहिए कि उस इस वजह से मैंने जो पलरा बाड़ी था इस डिसीजन पे, लेट से उसने केमिकल इंजीनियर ने गई है, उसने क्या किया सर्च किए ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन देखने की कोशिश की है और उसने जो आर्सेनिक और लेड की वैल्यू है उसको मेजर किया है। और अब इस तरह हुआ है कि उसका जो थ्रेशोल्ड था, जो कंपनी की जो रेंज थी वो लेट से 1 यूनिट, वो जो है लेड एंड आर्सेनिक लेट से वो रिलीज कर रही है, और सिटी जो पॉलिसी है वो कहते हैं जी 5 यूनिट से कम होना चाहिए। तो आपके उसके पास तीसरा ऑप्शन आ गया, ठीक है, उसमें उसको उसके पास ऑप्शन आ गए कि वो जाए और कहे कि जी हम जो हमारे जो वेस्ट लेड और आर्सेनिक है वो कम है, जो कि सिटी ऑफिशियल ने सेट किए। तो ऑब्वियसली क्या हो सकता है, उसने इस मोरल इशू को हल कर दिया। या अगर उसका कहता है कि जी उसकी लेट से ज्यादा है, जो थ्रेशोल्ड सिटी ऑफिशियल ने सेट किए और जो कंपनी रिलीज करी लेड एंड आर्सेनिक अगर वो ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, फिर लेट से वो उसने सर्च किया है थर्ड ऑप्शन को और उसने देखा है कि जो एक मशीन है अगर वो खरीदें बस सस्ती पड़ती है इनको, तो इनका जो लेड एंड आर्सेनिक के जो रिलीज अमाउंट है वो काफी कम हो जाएगी, बल्कि जीरो पे पहुंच जाएगी। तो वो जाती है अपने हायर अप्स को इन्फॉर्म करती है कि भाई ये मशीन है और ये हम खरीदें, इस पे इतना इतना खर्चा आएगा, लेकिन हमारे रेपुटेशन को, कॉरपोरेशन के रेपुटेशन इन द लॉन्ग रन इसको काफी अच्छा असर उस पर पड़ेगा और हम डिफेम से बच सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, शायद वो अपने अथॉरिटीज, हायर अथॉरिटीज को इस बात पे राजी करने पे कामयाब हो जाए कि भाई ये जो मशीन है ये लोग खरीद लें। तो ये थर्ड ऑप्शन है और उसने वेल डिजाइन करके अपने लिए इस मॉरल या एथिकल डायलेमा को हल कर लिया है। तो भाई ये है स्टेप्स इन रिजॉल्विंग एथिकल डायलेमास। अच्छा, इसमें कुछ डिस्कशन क्वेश्चंस हैं, ये आप देखें पढ़ें। Case one है, an inspector discovers faulty construction equipment and applies a violation tag, preventing its continued use. The inspector's supervisor, a construction manager, views the case as a minor infraction of safety regulations and orders the tag removed so the project will not be delayed. What should she do? वही इंस्पेक्टर है, आया है जी, कंस्ट्रक्शन हो रही है एक जगह पे, यहाँ पे जी उसने ड्रिलिंग रिग देखा है, वो थोड़ा सा उसमें इशू है, तो उसने उस पर टैग लगा लिया कि भाई ये मशीन काम नहीं करेगी, आप इसकी जगह या इसको स्टिक कराएं या इसकी जगह दूसरी मशीन यूज करें। अब उसका सुपरवाइजर आया इंस्पेक्टर का और उन्होंने देखा भाई ये कोई मतलब ही नहीं है, भाई इसको हटाओ टैग को और काम शुरू कर लो। तो भाई इस तरह है कि जो इंस्पेक्टर है, जो उसकी मेन रेगुलेशन लेट से वो सेफ्टी इंस्पेक्टर है, ठीक है, और जो सुपरवाइजर है वो इज द मैनेजर ऑफ द फैसिलिटी। तो बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पे, इशू क्या है, सेफ्टी इंस्पेक्टर लोअर पोस्ट, ठीक है, लोअर बेसिकली ऑब्वियसली द मैनेजर उसका बॉस है, लेकिन इन द एंड दे रिपोर्ट टू द क्या, सीईओ ऑफ द कंपनी। तो अब वो इंस्पेक्टर है, उसके पास उसने देखा है कि जी मैंने एक चीज सेट की थी, ऑब्वियसली वी शुड नॉट बी व्यूइंग दिस एज अ अना का जो बात होती है, ठीक है, प्राइड, ठीक है, इट इज नॉट द मैटर ऑफ प्राइड, बेसिकली इट्स अ मैटर ऑफ ड्यूटी। इंस्पेक्टर था, उसकी ड्यूटी सेफ्टी इंस्पेक्टर था, बेसिकली उसकी ड्यूटी थी सेफ्टी को चेक करना, उसके मुतालिक रिकमेंडेशन एंड कमेंडेशन करना। अब उसने कुछ रिकमेंडेशन किए और जिसको ओवर रूल कर दिए उसके मैनेजर ने, ठीक है। तो अब वो क्या कर सकती है, एक तो है जाके लड़ाई कर सकती है उस मैनेजर के साथ, ऑब्वियसली ये वायबल ऑप्शन नहीं है। तो एक तो वो उसको रिज्यूम करने छोड़ देती है कि भाई जी काम, मतलब मैनेजर ने कह दी जिम्मेदारी इस पे होगी, हादसा होगा मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, बस ये जिम्मेदार है, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन, वो जाती है, वो डिस्कस करती है अपने सुपरवाइजर के साथ और उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि ये जी ये मशीन है, इसमें मसला है
और एक कैन प्रूव टू बी अ हैजर्ड फॉर द वर्कर्स, ठीक है। तो वी शुड रेक्टिफाई दिस मिस्टेक या दिस फॉल्ट। तो ये सेकंड ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन, लेट्स से सुपरवाइजर नहीं मानता कि तुम ऐसी बकवास कर रही हो, तो वो जाती है क्या करती है, अपने हायर अप अपने सीईओ को इन्फॉर्म करती है इन रिटर्न कि भाई ये इशू है। तो अब इस तरह है कि भाई ये इसके लिए मॉरल डिलेमा यहाँ पे भी है, क्योंकि वो अपने सुपरवाइजर्स क्या कहती है उसके अगेंस्ट, उसकी विल के अगेंस्ट और उसके क्या कहते हैं अथॉरिटी के अगेंस्ट एक उसको सुपरसीड करके डायरेक्टली अप्रोच करती है सीईओ को। तो ये भी आपके पास क्या है, एक यहाँ पे भी इशू आ रहा है। तो इसको हम जो है इस मॉरल डिलेमा को हम हल करेंगे किस चीज के लिए, मुख्तलिफ जो हमने स्टेप्स देखे हैं उसके बेस के ऊपर। इस आपके पास केस स्टडी में आपके पास फैक्ट्स का इतना वो नहीं है, जिक्र भी नहीं है, ठीक है, इतने ऑप्शंस का भी जिक्र नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आपको आपके जहन को न छोड़ने के लिए मैंने बात की कि भाई इस सिचुएशन में या किस किस्म ये आपके पास एक छोटे छोटे इश्यूज में मॉरल डायलेमा आपके पास आ सकते हैं। अच्छा, एक केस टू क्या है? Software engineer discovers that a colleague has been downloading restricted files that contain trade secrets about a new product that the colleague is not personally involved with. He knows the colleague has been having financial problems and he fears the colleague is planning to sell the secrets or perhaps leave the company and use them in starting up his own company. Company policy requires him to inform his supervisor, but the colleague is a close friend. Should he first talk with a friend about what he is doing, or should he immediately inform his supervisor? तो भाई मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर कंपनी है, मेरा दोस्त, मैं देखता हूँ कि वो जो है अपने कंप्यूटर पे डाउनलोडिंग कर रहा है ऐसा डेटा कि अपने जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसके कुछ ट्रेड सीक्रेट्स हैं, ठीक है, वो डाउनलोड कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरा वो दोस्त है, ठीक है, तो मैं इस तरह डायरेक्टली भी उसको उसके ऊपर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म नहीं कर सकता कि ये भी अनलॉफुल काम कर रहा है या अनएथिकल काम कर रहा है। क्या मैं उस बंदे के साथ बात करूं, मेरा फ्रेंड है, से डिस्कस करूं कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, या मैं डायरेक्टली जाऊं और सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करूं? तो ये बड़ी मेन चीज है। अब लेट्स से आप कहते हैं दोस्त है, उससे डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली हम फिसल जाएंगे, हम डायरेक्ट जाते हैं सुपरवाइजर कहते हैं इन्फॉर्म करते हैं। अब आप जाते हैं जी डायरेक्टली सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करते हैं। अब वो सुपरवाइजर कहते हैं कि जी उसको मैंने टास्क दिया हुआ है, आपको पता नहीं है, लेकिन सीक्रेट टास्क मैंने उसको ये दिया हुआ है कि ये इस चीज पे काम करे और नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे। तो उधर आप लोग फंस गए, आपकी दोस्ती भी गई और आपका इत्तेमाद भी गया। तो ये एक मॉरल डायलेमा है। इसमें भी हमने यहाँ पे रीजंस वगैरह या फैक्ट्स वगैरह इतने कोट नहीं किए, लेकिन टू हाईलाइट मॉरल डायलेमा और उसमें जो ऑप्शंस हैं हम तरफ उसको डिस्कस करें। तो इस तरह ये आपके पास क्या है, और भी आपके पास केसेस हैं। एरोस्पेस इंजीनियर का केस 3 है, ये आपके पास ये इस तरह केस 4 है, बिल्डिंग कोलाप्स का। इसी तरह ये आप लोग फिर थोड़ा सा इधर देख लें, इसमें भी ये है आपके पास, आप ऑप्शंस को जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। केस 5 भी है, a cafeteria is in an office building has comfortable tables and chairs, indeed too comfortable। तो भाई इस तरह है कि कैफेटेरिया की चेयर्स, हमारी जो कैफेटेरिया है, आप बड़े कंप्लेंट करते हैं कि भाई वहाँ पे जो चेयर्स हैं वो काफी फरसुदा है, वो बड़ी अनकंफर्टेबल है, ठीक है, टू कंफर्टेबल। They invite people to linger longer than the management desire. You are asked to design uncomfortable ones to discourage such lingering. तो भाई इस तरह है कि जो कैफेटेरिया की चेयर्स हैं काफी हम देखते हैं कि जी अगर कंफर्टेबल होती तो भाई आप जाते, क्लास शुरू होगी, सर सलान क्लास में खड़े हुए हैं, इंतजार करें स्टूडेंट का, और स्टूडेंट जो है भाई इंस्टेड ऑफ बीइंग इन द क्लास वो उधर कंफर्टेबल आरामदेह चेयर्स में कैफेटेरिया में ऊँग रहे होते हैं। तो भाई यही वजह है, शायद यही वजह हो कि हमारी कैफेटेरिया की चेयर्स थोड़ी सी अनकंफर्टेबल बनी हुई है। यहाँ पे भी है एक फैक्ट्री है, उसमें जो है चेयर्स जो उस कैफेटेरिया में मौजूद हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल है, इस वजह से एम्प्लॉयज़ मोस्टली कैफेटेरिया में ही जाके बस घूम रहे होते हैं, लेट लेट, ठीक है, आराम कर रहे होते हैं। तो आप बीइंग अ मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर, आपको भाई टास्क दिया जाता है कि आप इस तरह की चेयर बनाएं जो कि लिंगरिंग को, ठीक है, डिस्करेज करें। तो ये भाई बहुत बड़ा इथिकल एंड मॉरल डायलेमा है।
आप अपने कुलीग्स, अपने दोस्तों की परवाह करेंगे, अपनी परवाह करेंगे कि नहीं, कंपनी ने आपसे जो डिजायर किया आप उसको देखेंगे, अपने उसको मदद रखेंगे। तो ये मुख्तलिफ आपके पास जो है इश्यूज हैं, केस स्टडीज जिसको हमने डिस्कस किए हैं। हम अब आगे की तरफ मूव करते हैं। कोड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। मोस्टली हम आपके पास कुछ रूल्स होते हैं। लेट्स से जज जो है सजा सुनाता है, तो वो कहते हैं भाई इस कोड ऑफ कंडक्ट की अगेंस्ट मैं इस बंदे को 10 साल कैद की सजा सुनाता हूँ। तो कुछ कोड्स क्या होते हैं, कुछ असूल होते हैं जो कि सेट किए जाते हैं, किसी किताब में लिखे होते हैं, ठीक है, या किसी क्या कहते हैं आइन में लिखे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है आपके पास, कोड ऑफ एथिक्स स्टेट द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंजीनियर एज सीन बाय द प्रोफेशन एंड एज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोफेशनल सोसाइटी because they express the profession's collective commitment to ethics. Codes are enormously important, not only in stressing engineers' responsibility but also in supporting the freedom needed to meet them. Code of ethics play at least 8 of the following essential role. अब तो क्या है, कुछ असूल होते हैं, ये असूल लिखे गए होते हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं, पत्थर पे लकीर की तरह होते हैं, ठीक है, जिसको स्पेसिफाई किया जाता है। अब इसका मकसद क्या होता है इन कोड ऑफ एथिक्स का, इन रूल्स का, सर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द पब्लिक। आप क्या करते हैं, जब आपकी जो वेलफेयर है, आप देखते हैं कि पब्लिक जो है उसकी सेफ्टी और उसकी प्रोटेक्शन मुद्देनजर रखना, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। आप जाते हैं, आप कहीं पे मॉरल या एथिकल इशू देखते हैं, तो आप कोड ऑफ एथिक्स में स्टडी करते हैं और उसका आप हवाला लेते हैं, उसकी मदद लेते हैं। इंस्पिरेशन, आप कोड ऑफ एथिक्स जान लें, आप असूल जान लें, तो आपको इंस्पिरेशन होती है कि भाई मैंने कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है, मैंने बाय बुक जाना है, तो ये है इंस्पिरेशन। शेयर्ड स्टैंडर्ड्स, ये क्या चीज़ है। सपोर्ट फॉर रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल, ये क्या चीज़ है। एजुकेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, डिटरेंस एंड डिसिप्लिन, तो ये हम अभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोफेशंस इमेज, तो ये चीज़ें, ये एस्पेक्ट्स हमने अभी डिस्कस करनी है। सबसे पहले है सर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द पब्लिक। तो इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स एडवांस एक्सपर्टीज दैट प्रोफेशनल हैव एंड द पब्लिक लैक्स। तो भाई इंजीनियर के पास, लेट्स से आप एक गाड़ी है, आप चला रहे हैं, तो बीइंग एन मैकेनिकल इंजीनियर आपको एज अ लेमैन, एक दूसरे बंदा जिसको कुछ मैकेनिकल डिजाइन का, प्रोसेस का पता नहीं है, तो आप और वो, आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको ज्यादा अंदाजा होगा उस गाड़ी के मुतालिक एज कंपेयर टू अ लेमैन। या आप कोई भी चीज है, मतलब नॉलेज है आपके पास, कोई भी आप चीज, कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं, तो आप उसको हाथ में लेके ही आपको पता चल जाता है थोड़ा बहुत कि भाई ये किस प्रोसेस से हो के ये गुजरा है। तो आपके पास क्या है, आप एडवांस एक्सपर्टीज आपके पास मौजूद है जो कि आम पब्लिक के पास नहीं है। Code of ethics functions as a commitment by the profession as a whole that engineers will serve the public health, safety and welfare. तो भी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो इन कंट्रास्ट कंज्यूमर को पता नहीं होता इतना कि भाई इसमें मुझे क्या क्या खदशे हो सकते हैं, लेकिन आप बीइंग अ प्रोफेशनल इंजीनियर, आप देखेंगे कि पब्लिक की हेल्थ, उनकी सेफ्टी और उनकी क्या कहते हैं वेलफेयर, उनका क्या कहते हैं अच्छा रहना या जो भी है, तो उनकी भलाई, ठीक है, उनकी हेल्थ, उनकी हिफाजत, उनकी सेहत और उनकी भलाई का ख्याल रखते हैं। और आप जो प्रोडक्ट जो भी लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होगा कि आप प्रोडक्ट, वो तो प्रोडक्ट को, आउटलुक को देखेंगे और उसको खरीदेंगे, लेकिन आपको वो बिगर पिक्चर का उसका अंदाजा होगा कि भाई ये प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया है। जिस तरह हमने एक मिसाल दी थी, वो एक फ्लैश लाइट की, फ्लैश लाइट अगर आपको याद हो, उसमें एक इंजीनियर था, काम कर रहा था एक कंपनी में जो कि फ्लैश लाइट प्रोड्यूस कर रही थी। उसमें जो बल्ब था, वो कह रहे थे कि भाई उस इंजीनियर ने ये फैक्ट्स के बाद पता चला है कि भाई उसका जो है जो बल्ब लगा हुआ है वो थोड़ा सा बेकार है। थोड़ा सा बेकार मतलब थोड़ा सा लो क्वालिटी है, तो इसके अगेंस्ट अगर वो कोई उसको रिप्लेस कर ले, थोड़ी सी मीगर अमाउंट ऑफ मनी को यूज करके उसमें एलईडी लगा ले, तो
उस बल्ब की, उस फ्लैश लाइट की लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, लेट्स से फ्रॉम 6 मंथ्स टू 5 ईयर। तो भाई ये क्या है, इसने क्यों किया, ताकि पब्लिक को फायदा हो। तो ही इज वर्किंग ऑन द क्या, वेलफेयर एंड ऑफ द पब्लिक, उनकी भलाई के लिए काम कर रहा है। तो सर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द पब्लिक, ये एक इंजीनियर के लिए सबसे फर्स्ट कोड ऑफ एथिक है, ठीक है, दैट ही शुड सर्व एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पब्लिक, ठीक है। सेकंड वन क्या है, गाइडेंस। तो गाइडेंस क्या है, कोड्स प्रोवाइड हेल्पफुल गाइडेंस बाय आर्टिकुलेटिंग द मेन ऑब्लिगेशन ऑफ इंजीनियर्स, because code should be brief to be effective, therefore mostly general guidance. Nonetheless, when well written, they identify primary responsibilities. तो भाई गाइडेंस क्या है, आपके पास एक, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास आप देखते हैं कि कुछ वायलेशन हो रही है, कुछ एनवायरमेंटल उसकी जो रेगुलेशंस है उसकी वायलेशन हो रही है, तो आप कहाँ से मदद लेंगे, आप कोड ऑफ एथिक्स से मदद लेंगे। उसको देखेंगे कि भाई जो मेरे पास रूल्स एंड रेगुलेशन है, मेरे जो प्रोफेशनलिज्म मुझे कहता है, तो उसमें कितना आपके पास वायलेशन की गुंजाइश है। तो आप जो भी मदद लेंगे वो आप कहाँ से लेंगे, अपने कोड ऑफ एथिक्स से लेंगे। Inspiration. Because codes express a profession's collective commitment to ethics, they provide a positive stimulus for ethical conduct in promoting the safety, health and welfare of the public. तो भाई इस तरह है कि आपके पास मैकेनिकल इंजीनियर्स का अपना कोड ऑफ एथिक्स होता है, ठीक है। आप देख लें, सर्च कर लें, कोड ऑफ एथिक्स फॉर मैकेनिकल इंजीनियर, कोड ऑफ एथिक्स फॉर सिविल इंजीनियर, इसी तरह जो भी आपके पास प्रोफेशन है, हम इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं, तो इस टाइम भी हम इंजीनियर्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आपकी क्या है, एक बंदे को, एक इंजीनियर को पता नहीं है, उसने कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। अब यू वांट टू बी एन एथिकल प्रोफेशनल, तो वो क्या करेगा, किस तरह वो, एक तो इस तरह, जिस तरह मैं आपको कोर्स बता रहा हूँ, तो कोर्स में भी हम कोड ऑफ एथिक्स को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो क्या है, आप किस तरह जो है, आप जब जानेंगे कि भाई कोड ऑफ एथिक्स क्या है, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा इस मामलों में, तो आप अगर एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आप कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करेंगे। तो ये बेसिकली आपके लिए एक इंस्पिरेशन है। आप देखते हैं भाई, लेट्स से आपका फला कुलीग है, ही इज फॉलोइंग द कोड ऑफ एथिक्स बाय बुक, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये आपके लिए इंस्पिरेशन है कि आप भी उस किस्म का बंदा बने। तो ये क्या है, एक इंस्पिरेशन है कोड ऑफ एथिक्स एक ऐसे इंजीनियर्स के लिए जिसको, एक फ्रेशमैन है जिसको अभी अंदाजा नहीं है कि किस किस किस्म के कोड्स को मैं फॉलो कर सकता हूँ और किस तरह मैं एथिकल एक्सीलेंस अचीव कर सकता हूँ टू प्रोमोट सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक। फिर है शेयर्ड स्टैंडर्ड। अच्छा, अब इस तरह है कि एक मसला है, अब मैकेनिकल इंजीनियर के अपने कोड ऑफ एथिक्स हैं, सिविल इंजीनियर्स के, या छोड़ें, अब दूसरी चीज, आपके पास पाकिस्तान में एक कोड ऑफ एथिक्स है या है ही नहीं, इस्लामाबाद, लेट से यूएस में कुछ उनके अपने कोड ऑफ एथिक्स हैं, उसके वो डिपेंड करती हैं उनकी काउंटीज पे, उनके जो स्टेट्स हैं उस पे। रशिया के अपने हैं, इस तरह चाइना के अपने हैं, जापान के अपने हैं। तो the diversity of moral viewpoints among individual engineers make it essential that professions establish explicit standards, in particular minimum but hopefully high standards. In this way, the public is assured of a standard of code of ethics of excellence on which it can depend. अब इस तरह है कि भाई, आपको मैंने मुल्कों की मिसाल दी है, मैं यहाँ पे पाकिस्तान की मिसाल ले लेता हूँ, ठीक है। भाई एक पेशावर में एक इंजीनियर है, जॉब कर रहा है, ठीक है, किस चीज की फैक्ट्री है, लेट्स से एल्युमिनियम कैन्स वो प्रोड्यूस कर रही है। अब इस्लामाबाद में क्या है, भी एक फैक्ट्री है जो कि एल्युमिनियम कैन्स प्रोड्यूस कर रही है। अब यहाँ पे कुछ वो मॉरल एथिकल इश्यूज को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर लेट्स से जिस तरह हमने पुल टैप्स की बात की हुई थी, पेशावर में जी इतने रेगुलेशंस नहीं है, उनको इतने परवाह नहीं है, यहाँ पे जो लोग हैं वो थोड़े से इस मामले में बेहिस हैं। तो वो जो है भाई, सिंपल जो आपके पास कैंस हैं, जो हम अभी भी देखते हैं पेप्सी और स्प्राइट वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं, पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमारे पास एक बहुत बड़ा एथिकल इशू है, डायलेमा है।
और हम वही कैन यूज कर रहे हैं हम उसको। मतलब हमारा यही बहुत बड़ा डायलेमा है कि हम आपको तो अभी तक पता नहीं था इस, मतलब ये तो छोटा सा इशू था जो बहुत बड़ा इशू है। हमारे उनको हमारे बच्चों की परवाह नहीं है कि हमारे बच्चों के हाथ कटे या ना कटे, ठीक है। जो कौन, जो पेप्सी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पेप्सी के मेन ओरिजिनल मालिकान भी है, लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान में आउटलेट ओपन किया हुआ है, तो भाई ये सारी जिम्मेदारी तो उन पे आ रही है। वो क्यों मुनाफा ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जो आवाम है, पब्लिक है, उसकी उनको परवाह नहीं है। इसी तरह आपके पास टोयोटा कंपनी की मैं मिसाल ले रहा हूँ, वो जो है ऐसी गाड़ियां प्रोड्यूस कर रही है, लेट्स से टोयोटा है या जो भी कंपनी, सुजुकी की मिसाल ले रहे हैं, जो कि पब्लिक के लिए सेफ नहीं है। एक्सीडेंट होगा तो भाई वो बंदा कट कुट जाएगा, मर जाएगा, उनको फिर भी परवाह नहीं है। ये कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा? ये कोड ऑफ एथिक्स के थ्रू इम्प्लीमेंट हो गए। ये इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा? भाई ये हमारे जो हायर अप्स हैं, हमारी जो असम्बली है, वो उसको इंटर वो करेगी। और असम्बली में कौन बैठा हुआ है जी? असम्बली में अनपढ़ बैठे हुए हैं, जाहिल बैठे हुए हैं, जो एक दूसरे की लड़ाई करते हैं या गालम गलौज करते हैं। तो ये हमारा अलमिया है हमारे जो है मुल्क का, कि भाई जो बंदा है, जिस काम में एक्सपर्टीज है, उसको कोई छोड़ता नहीं है। हम देखते हैं भाई जी, इमरान खान साहब आए थे तो बड़े बड़े नामी गरामी लोग आ रहे थे, कोई गूगल से को छोड़ के जॉब यहाँ पे जॉब कर रहा था, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर आ रहा था नामी गरामी, वहां पे बाहर वो लाखों करोड़ों कमा रहा था, यहाँ पे वो अपनी जो है पब्लिक की खिदमत के लिए आया था। लेकिन यही लोग हैं, यही हमारी जो है अवाम है, जिन लोगों ने उन लोगों को डिस्करेज किया, यही हमारी काली बेड़े हैं, हमारे जो सियासी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, या जो भी आप कह दें, और वो लोग डिस्करेज होके वापस चले गए। तो ये हमारे पास क्या है, एक इशू है। अच्छा, हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चले गए, शेयर स्टैंडर्ड की तरफ आए। तो भाई पेशावर में जो इंजीनियर है वो कोड ऑफ एथिक्स, लेट से अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड मौजूद होगा कोड ऑफ एथिक्स का, जो कि थ्रू आउट इम्प्लीमेंट होगा पाकिस्तान में, तो फिर जो चीज़ पेशावर में प्रोड्यूस हो रही है, अगर उसको वायलेशन है, तो हम उसको, ये हमारे लिए एक मॉरल इशू है। ऑब्वियसली इट विल नॉट बी अ डायलेमा, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स मौजूद है, ये भाई इसको फॉलो नहीं कर रहा, इसको सील कर दो, इसको बंद कर दो। आपके पास क्या है, इन दिनों लॉकडाउन होता है, ठीक है, दुकानदार ने 8 बजे शॉपिंग, या जो लेट से ग्रोसरी वाले तो ओपन रहते हैं, जो कॉस्मेटिक्स वाले हैं, उन लोगों ने 8 बजे अब बंद होना है। आप एक अथॉरिटेटिव पर्सन है, गए हैं, आप देखे 8-10 8-5 हो रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहा, भाई बंद कर दो, सील कर दो। तो क्या है, कोड ऑफ एथिक्स मौजूद था, रूल मौजूद था, जिसकी बेस में आपने डायरेक्ट फैसला किया, इतना बड़ा फैसला कि भाई बंद कर दो, सील कर दो, एक सील हो गए, इसके ऊपर जुर्माना होगा, शायद इसके बंदों को जो है जेल हो जाए, ठीक है, शायद कुछ इसके ऊपर पेनल्टी लग जाए, 1 महीने 2 महीने, जिसके लिए इसको बंद हो जाए, बाद खुल नहीं सकेगी दुकान को। लेकिन क्या है, आपके पास स्टैंडर्ड मौजूद था। तो ये आपके पास कोड ऑफ एथिक्स जब मौजूद होता है, तो इसकी बेस पे आप थ्रू आउट इसको एक यूनिफॉर्म डिसीजन ले सकते हैं थ्रू आउट द होल कम्युनिटी, थ्रू आउट द होल कंट्री। तो कोड ऑफ एथिक्स का ये बड़ा फायदा है, ठीक है। आप इसको प्रेसिडेंस लेके आप कोई भी फैसला कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी किस्म की फील्ड से भी ताल्लुक रखते हैं, किस किस्म की फील्ड में जॉब कर रहे हैं, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स मौजूद है, आप डायरेक्टली उसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, सपोर्ट फॉर रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल। अब आप इस तरह है, आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वो आपको एक अनलॉफुल नहीं, अनएथिकल काम करने का कहते हैं। जिस तरह आपको, ठीक है, जिस तरह आपको, आप सेफ्टी इंजीनियर है पेप्सी में, और भाई आपको कहते हैं जी जो कैन प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कि पुल टैब्स वाले हैं, जो कि हैजर्ड है एनवायरनमेंट के लिए, इन्फेंट्स के लिए, ठीक है, पोल्यूशन भी काज कर सकते हैं, तो आप कहते हैं आई एम बाउंड बाय द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ माय प्रोफेशन टू रिजेक्ट दिस डिसीजन, ठीक है। मतलब आपके पास प्रेसिडेंस मौजूद है, हवाला मौजूद है, एक चीज है गलत हो रही है, आप कहते हैं जी मुझे लेट से जुआ खेलना हराम है। आप एक महफिल में गए, खुदा ना खास्ता, यहाँ पे जुआ हो रहा है, ठीक है, दे आर गैम्बलिंग, आपको कहते हैं यू, आपको भी इनवाइट करते हैं, लेट से आपके दोस्त हैं, तो आप कहते हैं आई एम बाउंड ऑफ बाय माय रिलीजन, ठीक है, नॉट टू बी पार्ट ऑफ दिस महफिल। तो ये क्या है, आपके पास, आपको हवा, आपके पास एक क्या कहते हैं, एक ऐसा रीजन आ गया जो किसी को भी आपको स्टॉप कर सकता है।
Codes give positive support to professionals seeking to act ethically. A publicly proclaimed code allows an engineer under pressure to act unethically. ठीक है, अगर एक इंजीनियर है और वे कंपनी में काम कर रहे हैं, उस पर प्रेशर आ रहा है कि भाई उसके हायर अप्स प्रेशर कर रहे हैं, उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि ये काम गलत अनएथिकल काम है, लेकिन बस तुम इसको पास कर दो। लेट से एक आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट एजेंसी है, आपको कहती है कि भाई रोड कंस्ट्रक्शन हुई है, उसने थोड़ा फरसूदा डिजाइन या फरसूदा मटेरियल यूज किया है, आपको कहते हैं कि जी आपका हायर अप कहते हैं कि जी इस ठेकेदार के बिल पे साइन कर। आप क्या करेंगे? आप ना भी नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो आप हेल्प लेंगे किस चीज़ का? कोड ऑफ एथिक्स का। आप कहेंगे जी मैंने मटेरियल टेस्टिंग की है और इसकी जो वैल्यू है और थ्रेशोल्ड से बहुत कम है, एंड आई एम बाउंड बाय द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ आवर प्रोफेशन नॉट टू अलाउ हिम नॉट टू साइन दिस बिल। तो ये क्या है? आपके पास एक दलील आ जाती है, इसके पीछे आप जो बोल के आप आंखें बंद करके आप मुंह फेर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सपोर्ट फॉर प्रोफेशनल्स। ये चीज जो है कोड ऑफ एथिक्स का सबसे बड़ा फायदा है कि ये उन लोगों को जो कि चाहते हैं कि वो इथिकली एक्ट करें, ठीक है, पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम करें, तो वो इनकार कर सकें अनएथिकल चीज से। ठीक है, तो ये है आपके पास रोल नंबर 5। फिर है एजुकेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कोड्स कैन बी यूज्ड बाय प्रोफेशनल सोसाइटीज एंड इन क्लासरूम टू प्रॉम्प्ट डिस्कशन एंड रिफ्लेक्शन ऑन मोरल इश्यूज। तो जिस तरह हम यहाँ पे कोड्स को डिस्कस कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को सिखाने की, ठीक है, हम खुद भी सीख रहे हैं। तो ये क्या है? एजुकेशन में भी कोड ऑफ एथिक्स को हम एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं। Patterns and discipline, ठीक है, codes can also serve as a formal basis for investigating unethical conduct. Where such investigation is possible, a deterrent for immoral behavior is thereby provided. तो आप देखते हैं आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, उधर वो जो है लेट से एक बंदा है जो खिलाफ वर्जी कर रहा है, एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें वो शॉर्टकट्स ले रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसका लेट से उसका सरफेस फिनिश स्मूथ नहीं है, उसके एजेस बड़े रफ हैं, उसके एजेस बड़े शार्प हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है अगर जाएगा इंडस्ट्री में या पब्लिक में और जो कंज्यूमर उसको यूज करेंगे तो उनके हाथ जख्मी होने के खदशे बहुत ज्यादा हैं। तो ये अगर आपके पास कोड ऑफ एथिक्स है तो आप इसकी बेस पे उस बंदे को सजा दे सकते हैं कि भाई क्या है, तुमने अनएथिकल कंडक्ट किया है और उसकी बेस पे तुमने कोड ऑफ एथिक्स को वायलेट किया है और उसकी बेस में तुम्हें फला फला सजा दे रहा हूँ। तो ये क्या है? ये आपके पास एक क्या है? एक किस्म की दलील, यहाँ पे भी दलील ही होगी जिसकी बेस पे आप एक अनएथिकल पर्सन को, अनएथिकल एम्प्लॉय को आप जो है सजा दे सकते हैं। कंट्रीब्यूशन टू प्रोफेशनल इमेज, codes can present a positive image to public of an ethically committed profession. Where warranted, the image can help engineers more effectively serve the public. The reputation of a profession is essential in sustaining the trust of the public. तो भी आप क्या है मैकेनिकल इंजीनियर्स के अपने कोड ऑफ एथिक्स हैं, सिविल के अपने हैं, केमिकल के अपने हैं। तो आपके पास क्या है, आप देख लें, सर्च कर लें, आपके पीसी की साइट पे कोड ऑफ एथिक्स फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स आपके पास आपको मिल जाएंगे। बेसिकली कोड ऑफ एथिक्स थ्रू आउट आपको मिल जाएंगे जिसमें सेक्शंस हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स का अपना सेक्शन होगा, पीसी और बाकी जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है थ्रू आउट द वर्ल्ड उनकी जो है वेबसाइट्स पे ये मौजूद होता है। तो भाई इस तरह है कि आपके पास क्या है, लेट्स से मैकेनिकल इंजीनियर के कोड ऑफ एथिक्स फॉर पाकिस्तान इतने अच्छे हैं, ठीक है, कि जनरल पब्लिक को जब अगर उनका पता चलेगा तो काफी खुश होंगे। ठीक है, तो ये किसी भी प्रोफेशन के जो है इमेज को पब्लिक की आंखों में बेहतर बनाने के लिए काफी अच्छा किरदार अदा करता है। जिस तरह कोड ऑफ एथिक्स फॉर डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स के अपने कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, ठीक है। तो अगर जनरल पब्लिक को वो इन्फॉर्म्ड हो और डॉक्टर्स उसको थ्रू आउट फॉलो कर रहे हो तो क्या होगा, अगर जनरल पब्लिक को के लिए काफी खुशी का बायस होगा, क्योंकि काफी ऐसी ऐसी चीजें हैं अगर डॉक्टर उसको फॉलो करेंगे तो काफी फायदा होगा जनरल पब्लिक को। इसी तरह इंजीनियर्स का भी यही चीज है, अगर पाकिस्तान में मैकेनिकल इंजीनियर कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करेंगे तो भाई टोयोटा और सुजुकी वाले इस तरह की फजूल कार्स इंट्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे जो कि ऐसी प्राइस पे वो बेचते हैं कि उस प्राइस पे
बाहर की दुनिया में हमें बहुत सेफ गाड़ियाँ, अच्छी रिलायबल गाड़ियाँ मिल सकती हैं। तो पाकिस्तान में भी यही अलमिया है कि भाई कोड ऑफ एथिक्स फॉर जो है, जो हमारे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि अपनी जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को इतना इम्प्लीमेंट कर सके। उनके जो है बस जोर किस चीज़ पे चलता है, एक यूनिवर्सिटीज पे चलता है कि एक्रेडिटेशन हो सके, दूसरा इंजीनियर्स पे चलता है, ठीक है, कि वो उनकी रजिस्ट्रेशन बार बार कराएं, और तीसरा ठेकेदारों पे चलता है कि उनसे रिन्यूअल के पैसे लें। बाकी रेगुलेशन के हवाले से काफ़ी ये लोग जो है स्लो जा रहे हैं, क्योंकि ये होना चाहिए कि आपके पास इंडस्ट्री है, वो एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है जो पब्लिक को सप्लाई होता है, तो द कंपनी शुड हैव अ सेफ्टी इंजीनियर एंड अ मैकेनिकल इंजीनियर who will verify that this product is safe and healthy and is in good welfare of that public, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ये कोई कभी कौन कौन से बस अपनी मर्जी है, मशीन लगा लो, पापड़ बनाओ, जो भी पापड़ है उसमें मसाले डालो, केमिकल डालो, टेस्ट अच्छा बनाओ, लोग उसको लेंगे खाएंगे, कोई भी इस मॉरल और एथिकल इश्यूज को नहीं देखेगा। दूसरा बंदा है जी, उसकी अपनी मर्जी है, वो गए और उसने मास्क बनाया, मास्क की फैक्ट्री लगा रही है, बहुत लो क्वालिटी ऑफ वो उसमें फैब्रिक यूज कर रहा है। तो ये क्या चीज है, ये हमारे जो प्रोफेशन है उसको कंट्रीब्यूशन बहुत बुरा किरदार अदा करती है। तो वो आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स होने चाहिए, उनको बाय रूल्स एंड बाय क्या कहते हैं, बाय बुक फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोड्स का टॉपिक था। इसके आगे आपके पास आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं है तो आगे की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, एक मिनट। Abuse of codes. Codes are no substitute for individual responsibility in grappling with concrete dilemmas. Grappling मतलब जोरंदोजी करना, ठीक है, उसको हैंडल करना। Most codes are restricted to general wording and hence inevitably contain substantial shady areas and code of ethics of vagueness. तो भाई इस तरह है कोड ऑफ एथिक्स, जिस तरह हमने बात की हुई है, लूप होल्स हमारे पास हर कानून में मौजूद हैं। हमारे जो हम बात करते हैं हमारे अदलिया की, तो यहाँ पे भी बड़े लूप होल होते हैं। बंदे ने कत्ल किया होता है लेकिन उसको बरी कर देते हैं, क्यों? अदम सबूत। अदम सबूत के बड़े इसमें वो हैं सबूत, क्या कहते हैं, गवाह भी मौजूद होगा, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ इस तरह का पहलू वहां पे होगा कि थोड़ा सा उसमें शक आ सकता है। जहां पे शक आ जाए तो वो बंदे को जो है अब्यूज कोड को काफी आसानी से अब्यूज कर सकता है, ठीक है। शेडी एरिया कहीं भी आ जाए कानून में तो उसका काफी आसानी से ये लोग फायदा उठा सकते हैं, हर बंदा उठा सकता है, ठीक है। वकील हजरात खासकर इस चीज में परफेक्ट होते हैं, माहिर होते हैं। हम तो फिर भी लोकल पब्लिक हैं, तो वो तो इस लूप होल के पीछे, शेडी एरिया के पीछे ही घूमते रहते हैं। कोई भी केस होगा, बंदे ने कत्ल किया होगा, उसको पता है कि भाई ये बंदा है, ये कातिल है, वकील फिर भी जो है क्या करेगा, लूप होल देखेगा, उसको बचाने की कोशिश करेगा। इसी वजह से तो काफी खतरनाक या कह सकते हैं ये आपके पास क्या चीज है, प्रोफेशन है कि भाई एक बंदा है, वो गया है, उसने उस जुल्म किया है, बंदे को मारा है, लेकिन फिर भी आप उसको बचा रहे हैं उम्र कैद से या फांसी से। एक बंदा है, उसने करप्शन की है, अरबों करोड़ों खरबों उसने हड़प किए हैं, उसके बाद भी उसके पास लूप होल मौजूद है जिसकी वजह से वो बच रहा है। जिस तरह अब हम जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की मिसाल ले लेते हैं, या हमारे पास पीटीआई में भी बहुत सी काली भीड़ मौजूद हैं। तो ये तो, या हमारे आर्मी में भी कुछ थोड़ा बहुत, हर जगह पे काली भीड़ें हैं। हम अपनी अपनी यूनिवर्सिटी की बात कर लें, जहाँ पे भी देख लें, तो हमारी सोसाइटी भरी हुई है ऐसे लोगों से जो कि जमीर बेच चुके होते हैं, उनका जो है खुदा पैसा होता है। तो आपके पास क्या है, हम कोड ऑफ एथिक्स रूल होगा, लेकिन उसमें एक लूप होल होगा जिसको वो अब्यूज करके फायदा उठा के उसको उल्टा उसको और उनको
क्या कह सकते हैं, कोड ऑफ एथिक्स का वो उनको पामाल कर रहे होते हैं। तो ये काफी बुरी चीज है। इस वजह से आपके पास कोड ऑफ एथिक्स, आपके पास टेंट वो नहीं है, इस तरह सॉलिड नहीं है। कोड ऑफ एथिक्स फ्लेक्सिबल होते हैं। इसकी बेस पे अगर आप देखते हैं कहीं पे कोड ऑफ एथिक्स की खिलाफवर्जी हो रही है तो आप उस मॉरल एथिकल डायलेमा ऑन द बेस ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग पे उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कोड ऑफ एथिक्स हर जगह पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास कोड ऑफ एथिक्स हर जगह के लिए, हर ऑप्शन के लिए। सिर्फ कुरान है कि उसमें हर चीज के लिए जवाब मौजूद है। बाकी जो कोड ऑफ एथिक्स जो कानून है हमारे पास, क्योंकि कुरान क्या है, आसमानी किताब है, ठीक है, हर तरफ से, हर पहलू से पूरी है। ये हम जब कोड ऑफ एथिक्स बनाते हैं, ये क्या है, ये तो भाई जमीनी चीजें हैं, इंसान ने बनाई हुई है। और इंसान गलती का क्या है, क्या कहते हैं, कठपुतला है। वो मैं अभी एक क्या कहते हैं, मेरा फ्रेंड था बचपन में, तो कुछ बात हुई थी तो उसने कहा कि जी इंसान गलती का पतीला है। तो मैं भी पतीला कहने वाला था। तो इंसान गलती का कठपुतला है। तो उसने जो भी कोड ऑफ एथिक्स डिफाइन किए होंगे तो उसमें कुछ ना कुछ इशू होगा, कमी बेशी होगी, ठीक है। तो कुछ वेग्यूनेस होगी, कुछ शक और शुबात उसमें जरूर होंगे, ठीक है। अब thus they may not be able to straightforwardly address all the situation. Other uncertainties can arise when different entries in codes come into conflict with each other. तो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट में भी आ सकती है, जिस तरह हमने कहा कि मॉरल वैल्यूज जब कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए, इथिकल डायलेमा हो जाए, तो कोड में भी इथिकल डायलेमा हो सकता है। ये बंदा है, ठीक है, एक कंपनी है, उसमें काम कर रहा है। कंपनी जो है अनलॉफुल अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस रिलीज कर रही है। तो इसमें क्या हो सकता है भाई, कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं कि जी इसको, इसमें सल्फर नहीं होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। लेट्स से वो कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं वो सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड और नॉक्स, उसको कहते हैं कि जी इसकी इसकी ये लिमिट होनी चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कंपनी जो रिलीज करी है उसमें H2S ज्यादा है, हाइड्रोजन सल्फाइड ज्यादा है। तो भाई क्या है, इशू आ गए भाई, इसका हमारे पास प्रेसिडेंस मौजूद नहीं है। हाइड्रोजन सल्फाइड काफी खतरनाक चीज है, ठीक है, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स में उसका जिक्र ही नहीं है। जब जिक्र नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो ये क्या है, आपके पास ऐसी चीज है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है। Usually, code provide little guidance as to which entries should have priority in those cases. On rare occasions, abuses have discouraged moral conduct and caused serious harm to those seeking to serve the public. For example, two engineers were expelled from American Society of Civil Engineers for violating a section of its code forbidding public remarks critical of other engineers. Yet the actions of those engineers were essential in uncovering a major bribery scandal related to construction of a dam for Los Angeles काउंटी। तो भाई दो सिविल इंजीनियर्स से उन लोगों ने क्या किया है, देखा है कि भाई एक उनके फेलो इंजीनियर्स या लेट से एक जो भी था, लेट से एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि खुद इंजीनियर है, उसने ये डैम बनाया था। उसमें उसने क्या किया था, रिश्वत राशि वाला मुर्दशी किया था। और जो अथॉरिटी थी जिसने उसको ठेका दिया था, जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन लोगों ने ये रिश्वत दी थी। अब रिश्वत, अब ये जो सिविल इंजीनियर थे दो, इन लोगों ने गए हैं पब्लिक में जो है दावा किया है अखबार में, लेट से या टीवी पे, कि भाई ये कॉन्ट्रैक्टर है और ये रेगुलेटिंग बंदा है, इन लोगों ने खिलाफ वर्जी की है कोड ऑफ एथिक्स की। और कोड ऑफ एथिक्स की नहीं, इन लोगों ने अनमोरल एक्ट किया है और एक गलत खराब मटेरियल यूज करके डैम कंस्ट्रक्ट किया है। तो भाई इन जो काउंटी है लॉस एंजल्स वाले, उसमें जो कोड ऑफ एथिक्स फॉर सिविल इंजीनियर, उसमें कहता है कि जी आप लोगों ने दूसरे इंजीनियर के पोल नहीं खोलने पब्लिक में। तो ये गलत कोड ऑफ एथिक्स था, ठीक है। तो इसकी बेस पे इन दोनों इंजीनियर्स को, जिन लोगों ने विसल ब्लो किया था पब्लिक में, इनको मेंबरशिप इनकी कैंसिल कर दी गई। तो इवन दो इन लोगों ने अच्छा काम किया था, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स का अब्यूज का केस इन पे जो है, इसको कोड ऑफ एथिक्स को यूज करके इनको सोसाइटी से बाहर निकाला गया। ये बेसिकली अब्यूज था, ठीक है जी। तो इस तरह की सिचुएशन हमारे पास होंगी जहाँ पे अब्यूज ऑफ कोड्स होंगे। अब है लिमिटेशंस, थोड़ा सा लिमिटेशन को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास आज का आखिरी टॉपिक है।
Codes are no substitute for individual responsibility in grappling with concrete dilemmas. Most codes are restricted to general wording and hence inevitably contain substantial areas and code of ethics of vagueness. This may not be able to straightforwardly address all the situation. तो भाई ये तो ऑलरेडी हमने जो अब्यूज ऑफ कोड है उसमें थोड़ा डिस्कस किया है कि भाई बहुत से सिचुएशन में इस तरह होगा कि ऐसा इशू होगा जिसमें हम कोड ऑफ एथिक्स को डायरेक्टली हम अप्लाई नहीं कर सकेंगे क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स का वहाँ पे कोई फायदा हमें नजर नहीं आएगा, उल्टा नुकसान होगा। फर्दर लिमिटेशन तो ये है हमारे पास किसी किसी केसेस में ये इशू आता है कि कोड ऑफ एथिक्स का आपके पास बेसिकली अब्यूज हो रहा होता है, ठीक है, और वो उस सिचुएशन को स्ट्रेट फॉरवर्डली एड्रेस ना ही कर सकता कोड ऑफ एथिक्स ऐसी सिचुएशंस को। A further limitation of codes result from their proliferation. The existence of separate codes for different professional engineering societies can give members the feeling that ethical conduct is more relative and variable than it actually is. इस तरह है कि प्रोलिफरेशन जो है बेसिकली हद से ज्यादा आपके पास क्या कहते हैं जवाब होना, कोड्स होना, ठीक है। हम मैकेनिकल का अपना है, सिविल का अपना है, एनवायरमेंटल का अपना है, केमिकल का अपना है। अब मैकेनिकल, सिविल और लेट्स से एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को कवर कर रहा है तो मैकेनिकल एग्जॉस्ट गैसेस को और एग्जॉस्ट वाटर पे बात कर रहा है, ठीक है। अब सिविल इंजीनियर मोस्टली सॉलिड वेस्ट पे और एग्जॉस्ट वाटर पे बात करते हैं, ठीक है, और जो एनवायरमेंटल है वो उन तीनों को कवर करते हैं। अब कोड ऑफ एथिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, फिर सिविल इंजीनियर और फिर एनवायरमेंटल इंजीनियर और फिर केमिकल इंजीनियर, तो इन सारों के पर्सपेक्टिव एक दूसरे से चेंज हो गए क्योंकि केमिकल भाई सोच रहा है भाई केमिकली उस जो रिलीज का हो रहा है तो उसकी केमिकल कंपोजिशन पे, एनवायरमेंटल फोकस करेगा एनवायरनमेंट पे, मैकेनिकल फोकस करेगा किस चीज पे, इकोनॉमिक्स पे, जो प्रोसेस हो रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से ये गैसेस रिलीज हो रही है, तो मैकेनिकल उस पे कंसंट्रेट करेगा। सिविल वाला भी जो है कंस्ट्रक्शन वर्क से इन्वॉल्व है मोस्टली, या जो आपके पास जो सिविल वर्क्स हैं, जो आपके पास नाले वगैरह हैं, वो उस पर कंसंट्रेट करेगा। तो ये क्या चीज है, इसकी वजह से आपके पास जो कोड ऑफ एथिक्स है वो सारे थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं और मिक्सअप हो जाते हैं। तो इस वजह से आपके पास क्या है, इस बहुत सी गलतफहमियां इसमें जनरेट होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक लिमिटेशन है कोड्स की कि भाई हर प्रोफेशनल के लिए अपना कोड ऑफ एथिक्स होगा, तो ये है एक लिमिटेशन। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्पाइट देयर अथॉरिटी इन गाइडिंग प्रोफेशनल कंडक्ट, कोड्स आर नॉट ऑलवेज द कंप्लीट एंड फाइनल वर्ड्स एंड कोड्स कैन बी फ्लॉड। तो भाई ये मैंने कहा था, ये मैन मेड जो है चीजें हैं कोड ऑफ एथिक्स, और इसमें बहुत सी गलतियां हो सकती हैं जो टाइम टू टाइम रिवाइव होगी। तो इसमें क्या है, गलतियां, यही इनकी लिमिटेशन है कि कोड ऑफ एथिक्स ये नहीं कि बिल्कुल ट्रू होंगी, बिल्कुल ठीक होंगी। भाई इसमें क्या हो सकता है, इसमें गलतियां हो सकती हैं, इसमें ऐसी जगह एस्पेक्ट्स होंगे जहाँ पे नजरअंदाज किया गया होगा कुछ एस्पेक्ट को। तो ये है भाई लिमिटेशन ऑफ कोड्स। तो आज का लेक्चर था जिसमें हमने कोड ऑफ एथिक्स की इम्पोर्टेंस, इसकी एप्लीकेशन, इसके एडवांटेज, लिमिटेशन एंड अब्यूज को डिस्कस किया था। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। हाँ जी, क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, होमवर्क में आपके पास इसके बाद एक टॉपिक है छोटा सा, एथिकल रिलेटिविज्म, तो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने देखना है, ठीक है, और इसकी बेस पे कुछ एक केस स्टडी एक दो वो आप लोगों ने भी जनरेट करनी है। तो बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम। एथिकल रिलेटिविज्म पे आपके पास जो आपके पास बुक है, तो इस टॉपिक पे आपके पास बेसिकली पार्ट ऑफ योर करिकुलम। अगर आपने इसको पढ़ना है, इसको मतलब केस स्टडीज पे सोचना है, नेक्स्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप कोई इशू होगा तो उसको एड्रेस कर लेंगे, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे। शायद मैं क्विज ले लूँ इस टॉपिक में, या आपके पास जो कोर्स कवर हुआ है यहाँ तक, तो क्विज होना चाहिए ताकि आप थोड़ा सा क्या जाए, मेंटली जाग जाएं। तो इंशाल्लाह देखते हैं एक एमसीक्यू बेस्ड क्विज कमिंग वीक में मोस्ट प्रॉब्ली अरेंज करते हैं या उसी नेक्स्ट वीक में, ताकि आप लोग थोड़ी सी स्टडी भी स्टार्ट कर लें। ठीक है जी, ये जी आज का लेक्चर था। यहाँ तक कोई इशू आपके पास आया है तो आप पूछें, नहीं है तो हम क्लास पर डिसकंटिन्यू कर लेते हैं।
फिर सही है बस। नहीं है सर कोई। क्लास फिर सर नेक्स्ट वीक से फिर थोड़ा लेट अरेंज करेंगे सर। क्लास नेक्स्ट वीक रात से। को अरेंज करते हैं सर।